नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता दें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर में रैली है। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक देंगे। अजमेर के कायड विश्राम स्थल में होने वाली जनसभा को लेकर बीजेपी पिछले एक सप्ताह से भीड़ जुटाने के लिए मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। पीएम मोदी की इस रैली में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजनीतिक मायनों में पीएम मोदी का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है। वर्तमान में अजमेर संभाग की 29 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास महज 13 सीटें हैं। कांग्रेस भी बीजेपी के बराबर 13 सीटों पर काबिज है। तो राजनीतिक मायनों में पीएम मोदी का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है। वर्तमान में अजमेर संभाग की 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास महज 13 सीटें हैं। कांग्रेस भी बीजेपी के बराबर 13 सीटों पर काबिज है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि अजमेर संभाग में 2013 के विधानसभा चुनावों की तरह क्लीन स्वीप करे। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 27 सीटें हासिल की थी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अजमेर संभाग में 29 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास 13 और कांग्रेस के पास भी 13 सीटें हैं अजमेर संभाग में। इस बार बीजेपी की कोशिश क्लीन स्वीप करने की है। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 27 सीटें मिली थी। 2013 में बीजेपी ने राजस्थान में यहां पर सरकार बनाई थी। तो ये अजमेर संभाग के बारे में आपको बताया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं अजमेर को गहलोत के धुर विरोधी सचिन पायलट का भी गढ़ माना जाता है। पायलट यहां से सांसद रह चुके हैं। अजमेर सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती बना रहता है। उसकी एक बड़ी वजह पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का प्रभाव क्षेत्र होना है। पायलट समर्थक कांग्रेस नेता यहां हमेशा से सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती बनते हैं। पिछले दिनों भी अजमेर में पायलट और गहलोत समर्थकों के बीच खुलेआम मारपीट हुई थी। उसमें पायलट समर्थकों ने गहलोत समर्थक पर हमला कर उसे चोटिल कर दिया था। तो अजमेर सचिन पायलट का गढ़ है। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। अजमेर दरअसल सचिन पायलट का गढ़ है। पायलट अजमेर से सांसद रह चुके हैं। अजमेर सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती माना जाता है। पायलट समर्थक हमेशा से सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पायलट और गहलोत समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई थी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो पायलट गुट है वो सीएम अशोक गहलोत के लिए एक चुनौती है। वहीं अजमेर को गहलोत के धुर विरोधी सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। ये हमने आपको बताया। चलिए आगे आपको जानकारी देते हैं। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के 3 दौरे किए हैं। 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसींद में देव नारायण जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरे के बहाने पीएम ने गुर्जर बाहुल्य वोट को साधने की कोशिश की। उसके बाद 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। 12 मई को नाथद्वारा और आबू रोड में जनसभा को संबोधित किया। 31 मई को अजमेर दौरे से पीएम मोदी की राजस्थान के विधानसभा चुनावों में सीधी एंट्री मानी जा रही है। अब मिशन राजस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मिशन राजस्थान पर पीएम मोदी और पिछले 5 महीनों में पीएम मोदी का चौथा दौरा है। 28 जनवरी को भीलवाड़ा का दौरा किया था। पीएम मोदी ने गुर्जर बाहुल्य वोट को साधने की कोशिश की। 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उन्होंने शुभारंभ किया और 12 मई को नाथद्वारा और आबू रोड में जनसभा को संबोधित किया। आज अजमेर दौरे से राजस्थान के विधानसभा चुनावों में सीधी एंट्री मानी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वहीं देखिए, बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान विधानसभा चुनाव को जीतना है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस के आपसी टकराव को जनता के बीच लाना चाहती है। गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार और आरपीएससी पेपर लीक जैसे मुद्दों को भी जनता के बीच लाने की कोशिश करेगी। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरने में जुटी हुई है। अब बीजेपी का फोकस किस तरह से राजस्थान पर है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतना एक बड़ा फोकस है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस के आपसी टकराव को जनता के बीच लेकर आना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार और आरपीएससी पेपर लीक का मुद्दा उठाना चाहती है और इसके साथ ही राजस्थान में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इस पर भी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खास है पुष्कर। दरअसल पुरातन काल से पुष्कर की विशेष मान्यता रही है। देश और विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए पुष्कर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तीर्थ गुरु पुष्कर के लिए मान्यता है कि चारों धाम या अन्य सभी तीर्थ करने के बाद यदि तीर्थ गुरु पुष्कर के दर्शन नहीं किए तो पुण्य नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं और उसी तरह से सभी तीर्थों के गुरु पुष्कर राज हैं। पुरोहित ईश्वर पराशर के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी नवंबर 2000 में भाजपा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पुष्कर आए थे। तो पुष्कर तीर्थ की मान्यता क्या है वो आपको बताते हैं। प्राचीन काल से ही पुष्कर की विशेष मान्यता है। देश विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु माना जाता है। पुष्कर के दर्शन के बिना पुण्य नहीं मिलता है। अगर तीर्थ गुरु पुष्कर के दर्शन नहीं किए तो तीर्थ का पुण्य नहीं मिलता है। तो कई मायनों में बेहद अहम है पुष्कर का प्रधानमंत्री का दौरा। छवि अवस्थी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। छवि, देखिए क्या क्या वजह है, किन मायनों में खास है अजमेर, ये हम समझ गए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है बेहद अहम है और यहाँ से ये माना जा रहा है कि अब चुनावी शंखनाद जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव भी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इसका अगर चुनाव से बात करें तो वो तो है ही, लेकिन उससे पहले ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा था राजस्थान में और बनाया हुआ है कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि जिस तरह से जब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री राजस्थान आए थे तो उन्होंने इसी जगह से ईआरसीपी के लिए कहा था कि अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा, लेकिन इसे अभी तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया, जिसके बाद कांग्रेस लगातार घेर रही थी प्रधानमंत्री मोदी को। उसी जगह प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से आए हैं तो अपने आप में ये एक बड़ा संयोग भी है और इसके अलावा उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ ना कुछ इस बार जब प्रधानमंत्री वहां आए हैं तो कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि इससे सीधे सीधे तौर पर भाजपा साधेगी जो पूरा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, उसको पूरा साध सकेगी। इसमें कई जिले आते हैं और ऐसे में एक बड़ी संख्या है वोटर्स की जो इससे प्रभावित होगी। उसके अलावा अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आने का प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा से कुछ जो पूर्वी क्षेत्र है या फिर उसके अलावा ये अजमेर रहा या कुछ जो इधर के क्षेत्र है वो कमजोर होते नजर आ रहे थे, लेकिन भाजपा अभी से चुनावी मोड में इस तरह से आ चुकी है कि हर उस जगह पर केंद्रित है, हर उस वोटर पर केंद्रित है, हर उस एरिया पे केंद्रित है जहां से उनको लगता है कि आने वाले समय में भाजपा को मजबूत करने की जरूरत है। जहां एक और कभी मेवाड़ तो कभी मारवाड़ और अब इधर अजमेर साइड में जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं वही अपने आप में एक बड़ी बात है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि जिस तरह से भाजपा लगातार प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो उनको छोटे छोटे चुनावों में भी आगे कर रही है, ऐसे में भाजपा के पास कोई और चेहरा नहीं है, भाजपा उन्हीं के नाम पे वोट मांग रही है, तो इस तरह से कांग्रेस भी लगातार उनको घेरने की कोशिश कर ही रही है। लेकिन भाजपा की देखिए, कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। लोकेश हमारे साथ हैं। लोकेश, पीएम मोदी पहुंच रहे हैं आज और खासकर तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचेंगे, कितना इफेक्ट इसका चुनाव पर? बिल्कुल बता दें कि 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पहला बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में है, तो साफ साफ संकेत है कि चुनावी शंखनाद यहाँ से नरेंद्र मोदी करेंगे। आज करीब 2 बजे वो पहुंचेंगे, उसके बाद पुष्कर जा रहे हैं और करीब 4 लाख लोगों की सभा को संबोधित करने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस सभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत तमाम
बीजेपी के बड़े नेता वहां हैं। दूसरी तरफ बात करें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है और यहीं से वहां संपर्क अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके तहत 500 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों को टारगेट करने का लक्ष्य रखा गया है। तमाम बूथों पर जाएगी बीजेपी और एक बड़ी श्रृंखला रखी गई है जहां बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। करीब 51 के आसपास सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम लोकसभा क्षेत्रों में होंगी और जी, फिलहाल कहा 4000 जा से ज्यादा सकता है कि विधानसभा। बीजेपी ने शंखनाद कर दिया। बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। छवि, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर के दौरे पर हैं और कई मायनों में ये दौरा जो है वो बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जहां पर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है। फिलहाल कांग्रेस के जो जादूगर हैं अशोक गहलोत, वो तमाम कोशिशें करेंगे कि ये जो एक रिवाज है वो बदल ना जाए। अब ऐसे में बीजेपी की कोशिशें ये हैं कि रिवाज बदले और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से ये चुनावी शंखनाद जो है वो होगा। 23 में विधानसभा चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पूरी तरह से मिशन राजस्थान पर है भारतीय जनता पार्टी। एक और बड़ी खबर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सुलह हो गई है। खड़गे के घर 4 घंटे चली बैठक के बाद सुलह हुई है। पहले गहलोत ने करीब 2 घंटे तक अपनी बात रखी। जो निष्ठावान होगा उसके साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी, ये अशोक गहलोत की ओर से कहा गया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह हो गई है। खड़गे के घर पर 4 घंटे बैठक चली और उसके बाद ये सुलह हुई। छवि हमारे साथ बने हुए हैं। छवि, देखिए, ये जो बैठक हुई 4 घंटे ये बैठक चली, हाथ तो मिल गए लेकिन क्या दिल मिल पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से यही सबसे बड़ा सवाल है राजस्थान में भी कि हाथ तो मिल गए, क्या दिल मिल पाएंगे? क्योंकि पहले भी जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी बैठक के बाद, इस तरह की तस्वीर कई बार सामने आ चुकी है। पहले भी केसी वेणुगोपाल कई बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ एक जाजम पर ला चुके हैं। राहुल गांधी खुद एक साथ उन्हें एक सभा में खड़ा कर चुके हैं और इसी तरीके से हाथ दोनों तरफ, एक तरफ सचिन पायलट थे, एक तरफ अशोक गहलोत थे और उनके साथ मिलकर राहुल लोकेश हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, सवाल यही है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि गहलोत और पायलट एक बार फिर से साथ हैं, सुलह की बातें भी आ रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि दिल मिल चुके हैं, एक साथ वाकई काम कर पाएंगे? जी, आपको बता दें कि राजस्थान में ये मसला लंबे समय से चल रहा है और रिसेंट इस तरह का घटनाक्रम देखा गया। सचिन पायलट ने खुली चुनौती पार्टी आलाकमान को दी थी और तमाम विषय उठाए थे। आज पायलट का दिया हुआ अल्टीमेटम पूरा हो रहा है और पायलट ने तमाम जो विषय मुद्दे उठाए थे वो 10 के 10 बने हुए। ऐसे में पायलट कैंप के सूत्रों से जो खबर मिल रही है तो सचिन पायलट के सूत्र ये बता रहे हैं कि 15 दिन का पार्टी आलाकमान की ओर से उन्हें समय दिया गया है कि 15 दिन में सब चीजें सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। 11 जून को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि होती है और दौसा में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन को लंबे समय से सचिन पायलट प्लान कर रहे थे। उसी को लेकर अब चर्चाएं हैं कि आने वाले 11 जून को किस तरह का घटनाक्रम होगा। हालांकि पूरे घटनाक्रम के बाद अभी सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो सचिन पायलट की ओर से स्पष्ट कह दिया गया कि उस रात को लेकर अभी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। ऐसे में तमाम उनके समर्थक टकटकी लगाकर देख रहे हैं। पूरे राजस्थान के वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो चाह रहे थे कि दोनों नेता एकजुट होकर यदि पार्टी के लिए मेहनत करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से राजस्थान कांग्रेस को रिपीट किया जा सकता है। लेकिन देखते हुए लग नहीं रहा है कि दोनों के अभी फिलहाल दिल मिले हुए हों, क्योंकि तमाम जो पायलट कैंप के नेता हैं वो अभी भी एक अलग गुट को लेकर राजस्थान में चल रहे हैं। आज सचिन पायलट के उनके साथ कई विधायक ऐसे वहां पहुंचे हैं जो लगातार इस पूरे कैंपेन को चला रहे थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। छवि, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका दौरे पर है राहुल गांधी। सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने तंज कसा है।
मोदी जी भगवान को भी समझा सकते हैं ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। कहा कि देश की राजनीति के बारे में बात की और भारतीय जनता पार्टी समेत आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन्हें ये नियंत्रित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. तो अमेरिका से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो उन्हें भी समझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। कर्नाटक, केरल और बिहार में एनआईए की ओर से छापेमारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताई जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने छापेमारी की है। पीएफआई के करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो देश भर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। कर्नाटक, केरल और बिहार के कई इलाकों में एनआईए की ओर से छापेमारी की गई है। कहा जा रहा है कि टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी एनआईए की ओर से की गई है। सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अली, एनआईए ने कई जगह पर छापेमारी की है, कर्नाटक, केरल, बिहार। देखिए चारुल, पीएफआई के खिलाफ पिछले साल 2022 में ही कमरतोड़ कार्रवाई की गई थी और इसी के चलते तमाम पीएफआई के जितने सदस्य थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन अभी भी गुपचुप तरीके से पीएफआई सक्रिय है। उसी के चलते एनआईए केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है। आज सुबह 4 बजे से छापेमारी चल रही है और ये 25 लोकेशन पर छापेमारी है। लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो है वो कर्नाटक है। कर्नाटक के किन्नड़ जिले में 16 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा केरल और बिहार में भी छापेमारी जारी है। चरण बिल्कुल अली, ये कहा जा रहा है कि टेरर फंडिंग का अंदेशा था जिसके तहत ये छापेमारी की गई। कहां कहां ये छापेमारी की जा रही है, कुछ जानकारी? देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 25 लोकेशन पर छापेमारी जारी है और इसी में अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छापेमारी जारी है और कई लोग हिरासत में ले रखे हैं एनआईए ने, जिनसे पूछताछ जारी है। इतना फंडिंग कहां से आया और कहां वो उसको आगे ट्रांसफर कर रहे थे, इसको लेकर के मंथन जारी है और कार्रवाई चल रही है। कई सारे मोबाइल फोन भी अपने एनआईए ने जब्त किए हैं, जिसको आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से एनआईए की टीमें अभी भी छापेमारी कर रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अली इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है बड़ी खबर। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। चेतन पोस्ट के पास घुसपैठ की कोशिश यहां पर की गई थी। 3 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, 1 घायल है। हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स के पैकेट बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। चेतन पोस्ट के पास घुसपैठ की कोशिश की गई थी। 3 घुसपैठिए इस दौरान गिरफ्तार कर लिए गए, 1 घायल है।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवानों के पक्ष में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का बयान आया है। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है। भारत में पहलवानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर अब सर्वोच्च कुश्ती फेडरेशन ने नजर टेढ़ी की है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के टॉप पहलवानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने की निंदा की। इसे लेकर चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय के भीतर चुनाव नहीं होते हैं तो भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया जाएगा। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन पर उनकी नजरें हैं। उन्होंने कहा कि कई महीनों से हम भारत में हालात को लेकर चिंतित हैं, जहां पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ उत्पीड़न और शोषण के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आज रिटायर हो रहे हैं डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। लखनऊ कार्यवाहक डीजीपी हैं आर.के. विश्वकर्मा। उन्नीस बैच के विजय कुमार हो सकते हैं अगले डीजीपी। वहीं आनंद कुमार, प्रशांत कुमार भी डीजीपी की रेस में शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।